हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 9 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2023, 24 और 25 के सारा जो क्वेश्चन है पेपर सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQs या कोई भी क्वेश्चन आप स्किप न कर सके, ताकि जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 2026 में ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको उसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप मिस मत करिएगा। तो मैं बारी बारी से आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं बताते जा रही हूँ, सॉल्व कराते जाऊंगी। तो पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो है 2024 से। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या ये वास्तविक संख्या है, इसमें सत्य असत्य बताना है। तो देखो ये सत्य है। दूसरा जो है कि बहुपद 2x + 3 का शून्य 3/2 होगा, तो ये बात असत्य है। तीसरा जो है हमारा सत्य कथन है, यानी बिंदु जो है जो हमें प्लस और माइनस में दिए ये चतुर्थ चरण में आएगी। और जो चौथा है कि न्यूक्लियड या थेल्स का प्रसिद्ध विद्यार्थी था, तो ये बात असत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा सत्य असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया विभाग ए का। अब जो हमारा सही गलत है, सही विकल्प है, हमें चूज करना है यहाँ पर। तो देखो पहला जो MCQ है कि बिंदु 3O का मूल बिंदु से अंतर खाली जगह है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन हमारा ए 3। ओके चलिए, उसी तरीके से हमारा जो दूसरा MCQ है कि धन पदार्थ को खाली जगह का होता है, तो यहाँ पर आकार और माप होता है घन पदार्थ का। ओके, सातवां जो क्वेश्चन है कि हेरोन के सूत्र के अनुसार A लंबाई वाले समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन में चारों ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आएगा √3/4a²। ओके चलिए, जो हमारा 8वां MCQ है कि यहाँ पर हमें आपको सवाल यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको आंसर इसका बता दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 5√5। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस वीडियोस देखे होंगे तो आपको सॉल्यूशन भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो ये खाली जगह है, इसके मैं आंसर डायरेक्ट आपको लिख दे रही हूँ स्क्रीन पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ओके, तो पहले में आ जाएगा मूल बिंदु, दूसरे में आ जाएगा जो त्रिभुज की खाली जगह होगी तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होगी। 11वें खाली जगह में आ जाएगा कि शंकु के लिए F बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर L बराबर हो जाएगा √r² + h²। उसी प्रकार से 12वां जो क्वेश्चन है कि इसकी मध्य कीमत क्या होगी, तो इसका सॉल्यूशन कि यहाँ पे जो 70 + 90/2 करेंगे हमारी, तो यहाँ पे 160/2 यानी हमारा 80 आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो मध्य कीमत है वो 80 निकल जाएगी, यानी 70 और 90 वर्ग लंबाई में उसका जो मध्य कीमत है वो 80 निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये तो खाली जगह हो गई। यहाँ पर जो हमारा एक अंक का क्वेश्चन, जिससे पहले आंसर आ जाएगा 10। ये 10 आंसर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको वर्ग लंबाई को माइनस कर दिया। यहाँ पर 14वां जो क्वेश्चन है कि गोलक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर क्या सूत्र हो जाएगा, 4/3 πr³। उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है हमारा का त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हेरोन का सूत्र बताना है, तो S = a + b + c/2 ये आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो 16वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2023 और 2024 किस चरण में है, तो ये प्रथम चरण में आएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए यानी विभाग ए कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हमारे विभाग बी की। तो यहाँ पे जो विभाग बी है, जिसका जो पहला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 7/8 के बीच का 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी बारी से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, मैं आप इसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। तो पहला जो 70वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखो 3/5 और 7/8 के बीच के जो 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 को 8 से गुणा करेंगे और 8 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 को 8 से, तो जिससे हम नीचे गुणा करेंगे उसी की संख्या का हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों जगह 8 और 5 का गुणा कर देंगे, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 बटे में 8 5 40 आ जाएगा। यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा और बटे में 8 5 40 आ जाएगा। बच्चों कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगी, क्या होगी कि देखो यहाँ पे 24/40 25/40
40, ऐसे करते करते कई सारी संख्या आ जाएंगी 35/40 के तक पहुंचने के लिए। तो हमें तो यहाँ पर 3 ही परिमेय संख्या पूछी है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें कोई भी 3 लिख देनी है। कौन सी 3 लिख देनी, जैसे 25/40, 26/40 और 27/40। तो यही 3 हमारी परिमेय संख्या निकल जाएगी 3/5 और 7/8 के बीच की। ओके बच्चों, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एट द एंड, और यही 3 हमारा परिमेय संख्या का आंसर भी निकल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं पहले। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 18वें क्वेश्चन में 2 अथवा में सवाल है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 2x का क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का जो है गुणाकार 7 से करेंगे। ओके चलो, तो जब अगर मैं 2x का गुणा करूंगी 2x के साथ में, तो यहाँ पर 2x की घात लग जाएगी 2 और प्लस माइनस माइनस और 7 का भी चढ़ जाएगा वर्ग यानी घात 2। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर माइनस करने पर 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा 49। ओके, क्या हो जाएगा 49। तो ये हमारा हो गया 18वें का पहला क्वेश्चन। उसी में हमें सवाल में 18वें में अथवा में भी एक सवाल देकर रखा हुआ है। क्या है ये सवाल कि 104 गुणे में 96। ऐसे कई सारे सवाल मैंने सॉल्व कराए बच्चों, ठीक है। फिर मैं आज वापस से इसमें सॉल्व करवा दे रही हूँ। तो 104 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इस 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 के रूप में, है ना। यहाँ पे 100 में 4 जोड़ने पर 104 आएगा और गुणा करने पर देखो 96 कब आएगा, जब हम 100 में से 4 को माइनस करेंगे। समझ में आया, देखो दोनों ही हमारा ब्रैकेट समान है, ये सिमिलर बन गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 100 + 4 गुणे में 100 - 4। अब ये कैसा हो जाएगा इसका सोल्यूशन, तो देखो 100 की घात 2 चढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि 100 का गुणा 100 से करेंगे। यहाँ पर 10 लिख गया, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 की घात हम करेंगे 2, तो 100 की घात 2 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 4 की भी घात 2। अब यहाँ पर 100 का अगर हम वर्ग लिखेंगे यानी कि इसका घात गुणा करेंगे 100 से, हमारा कितना आ जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा, यानी 1 के पीछे 4 जीरो। तो हम लिख देंगे 1 के पीछे 4 जीरो यानी 10,000 और माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो इसको माइनस करके आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है। ओके बच्चों, चलिए, तो ये आपका ये होमवर्क हो गया। नेक्स्ट हमारा जो 19वां सवाल है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखो x = 2 और y = 1 हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें समीकरण दिया है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं। तो हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, तो समीकरण में हमको दिया हुआ है 2x + 3y = k। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है ना, वहां पर आप 2 लिख दीजिए, जहां पे y है वहां पर 1 लिख दीजिए। तो x की जगह मैं लिख दे रही हूँ 2 और यहाँ पर मैं 3 की यानी y की जगह पे क्या लिख दूंगी 1। ओके, तो यहाँ पर अब गुणा करना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार बराबर नहीं आता, तो यहाँ इसलिए का निशान लगाना है। तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3 कर देंगे। तो यहाँ पर 4 + 3 = k, यानी हमारा जो k बराबर है इसको जोड़कर आंसर आ जाएगा 7। तो बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि ये सारे सवाल लेके 2-2 मार्क्स के ही हैं। ओके चलिए, तो वैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 20वां सवाल है यहाँ पर कि 3x - 5y = 30। यहाँ पर हमें 2 हल निकालने हैं बच्चों। 2 हल का मतलब क्या हुआ, 2 हल का मतलब ये हुआ कि हमें x और y की जगह ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर, समीकरण हल करने पर हमें 30 आंसर मिलता हो। तो पहले तो मैंने x की जगह 10 और y की जगह 0 लेकर रखा है, यानी जहां जहां पर आप देखिए x लिखा है वहां पर 10 रख के देखिए, और जहां पर y है वहां पर 0 रखिए। तो यहाँ पर देखो 10 का गुणा 30 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें आंसर 30 मिल जाएगा, यानी एक हमारा हल निकल जाएगा। क्या, तो एक हमारा हल हो गया पहला 10 और 0। और दूसरा हल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, x की जगह सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले लूंगी, तो x की जगह पर अगर मान लेते हैं मैंने 0 ले लिया और y की जगह अगर -6 में ले लेती हूँ तो भी हमारा हल 30 निकल जाएगा। कैसे, तो इसको हल कर लेते हैं। तो जहां पर x है पहले 0 लिख लीजिए, और जहां पर y है यानी 5 और y की जगह -6 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस यानी 5 30 आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका हल भी 30 निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दूसरा हल है वो क्या हो जाएगा, 0 और -6। ठीक है, ये हल आपको ऐसे ही लिखना है जिसे मैंने यहाँ पर एरो किया है उसी तरीके से। तो ये आपको ये 2 हल निकल जाएंगे सवाल नंबर 20 के अंदर। ओके चलिए, तो अब हमारा जो 21वां सवाल है
यहाँ पर मैंने हिंट लिखी दी है, जैसे कि देखो कोण ए और बी समपूरक कोण है। समपूरक कोण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उन दोनों कोणों का जो युग्म है उसका जो योग हो जाएगा 180। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें हिंट दी हुई है कि जो हमारा कोण ए है और कोण बी है ये अनुपात में दिया हुआ है, तो पहले तो ये समपूरक कोण होने की वजह से 180 हो जाएंगे, इसको जोड़ में 180 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 3x हो जाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर हमें सवाल में देकर रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐड करने पर ये आ जाएगा 180। अब यहाँ पर देखो जो हमारा 5x है, x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, तो 180 बटे में 5 करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा 36। ओके, यहाँ पे 2 लिख दिया है गलती से, यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। तो x बराबर 36 हो जाएगा, 2 की जगह यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 5 दिया 15। ओके चलो, तो x बराबर हमारा 36 निकल गया। पर अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें सवाल में पूछा हुआ है कि कोण a और कोण b भी ज्ञात करना है। तो कोण a बराबर कितना है, 2x, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू भर देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 36। तो यहाँ पर 36 करने पर यहाँ पर 36 गुणे 2 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से b बराबर हमें कितना देकर रखा हुआ है, 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम भरेंगे 36, तो 36 का गुणा 3 से करने पर जो हमारा आंसर है वो कितना निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा 108। तो हमने दोनों ही कोण का माप निकाल लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सवाल है हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो कोण P और कोण Q ये है पूरक कोण। जहाँ पर हमारा P और Q कितना है, P बराबर हमें दिया है कोण Q माइनस 46। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो पूरक कोण होते क्या है, जिन कोणों का योग जो है ना 90 होता है उसी को पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा P की कितनी वैल्यू हमें देकर रखी है, तो कोण Q माइनस में 46, ये हमें P की वैल्यू दी हुई है और Q ऑलरेडी है तो इस Q को ऐसे ही रहने देना है, बराबर कर देना है 90। अब 2 बार Q है तो Q 2Q हो जाएगा और माइनस 46 बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे 2 और कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर माइनस का 46 था तो वहां पे जाएगा तो प्लस का 46 हो जाएगा। तो 90 में से यहाँ पर हम घटाएंगे 46 को, प्लस करेंगे सॉरी, तो प्लस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 136, जिसको 2 से भाग देने पर हमारा जो आंसर है फाइनल वो आ जाएगा 68। तो यहाँ पर देखो हमें P और Q पूछा था और P और Q तो समान है, इसका मतलब Q बराबर अगर 68 है तो P बराबर भी कितना हो जाएगा, 68 ही हो जाएगा। पर सॉरी, यहाँ पर P बराबर कितना है, कोण Q माइनस 46, तो कोण Q कितना है, 68 माइनस 46 करेंगे तो हमारा कोण P बराबर आ जाएगा 22। तो यहाँ पर कोण P निकल गया 22 और कोण Q निकल गया 68। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों कोणों को निकाल लिया। अब हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 22, जिसमें देखो AB AC के बराबर है और कोण A बराबर है 50 के, जिसमें हमें कोण B और C ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बना दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस सवाल को। ऐसे सवाल में पहले आकृति ही बनानी है आपको एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके एग्जामिनर को, ओके, ऑब्जर्वर को। तो यहाँ पर जो ABC है कोण, इसके अंदर जो कोण A है वो हमारा है 50 और यहाँ पर जो कोण B और यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि जो AB है और AC है वो समान है। पहले इस बात को समझना, जैसे 2 लिटी मैंने यहाँ पर की है, इसका मतलब ये दोनों को मैं समान बता रही हूँ। तो AB AC के समान है। अब AC और AB समान होने की वजह से इसके जो आमने सामने के कोण है ना वो भी समान हो जाएंगे, यानी जो कोण B है वो भी और कोण C वो दोनों ही समान हो जाएंगे, यानी जितना B होगा उतना ही C होगा और यही दोनों हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हिंट की बात कर लेते हैं। हिंट पर से देखो, यहाँ पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग है वो 180 होता है। तो मान लेते हैं, माना कि हमारा जो कोण B है वो कितना हमने ले लिया, x ले लिया, तो कोण C बराबर भी x हो जाएगा, है ना। तो कोण C बराबर भी x हो गया। तो मान लिया हमने कोण B और C को। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज में कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पर हमारा A कितना दिया है, A हमें दिया है 50, वो हम लिख देंगे, प्लस B और C हमने कितना माना है, x प्लस x, तो 2 बार x लिखना मत भूलना। ओके चलो, 180, x और x 2x हो जाएगा और यहाँ पर 180, 50 यहाँ पर प्लस का है वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 50 जाएगा 130 और 130 बटे में लिख देंगे हम 2 को। तो यहाँ पर हमारा x की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी कितनी, 65। तो यहाँ पर x 65 निकल गया। और जैसा कि हमें पता है कि कोण B और कोण C x है, तो ये कोण B और C दोनों
ही 65 हो जाएंगे। ओके, चलो इसको जोड़ करके आप देख लीजिएगा, 180 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए, यानी 65 को और 2 बार 65 को और 1 बार 50 को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। जो सवाल है यहाँ पर 23 वाला, यहाँ पर मैंने आकृति बना दी है, वृत्त बना दिया पहले से। यहाँ पर हमें जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर कहा हुआ है और जो कहा हुआ है कि जीवा तक की जो केंद्र से लंबाई है वो 5 मीटर की है। यहाँ पर मैंने नाम भी दे दिया है A, B और CD। तो यहाँ पर जीवा क्या है, CD, और यहाँ पर देखो A, यहाँ पर जो B कोण है ना वो 90 का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, है ना। तो ये क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर B हमारा 90 डिग्री का है, तो उसके जो सामने वाला भुजा है वो क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे विकर्ण का वर्ग यानी AO का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग और प्लस BO का वर्ग। ओके, तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख दिया। अब जो भी माप है हम इसके यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर AO कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, उसका वर्ग लगा देंगे। AB हमें दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर या सेंटीमीटर, 5 उसका वर्ग। और यहाँ पर BO हमें ज्ञात करना है क्योंकि BO हमें पता नहीं है। ओके, चलो तो BO स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 169। ओके, और 169 यहाँ पर 5 हम आ जाएगा तो -25। तो 169 में से 25 हम माइनस करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। और BO बराबर इसका वर्ग चढ़ाने पर हमारा 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो यहाँ पर BO हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर। ये तो हमारा BD निकला। ओके, अब ये हमारा जीवा पूरा है CD। हमारी जीवा क्या है, तो जीवा हमने लिया है यहाँ पर CD। तो CD बराबर क्या होगा, CB प्लस BO हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो CD है ना, इसको ये 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, यानी जितना CB उतना ही BO है। इसकी वजह से CB बराबर भी BO प्लस BO। तो यहाँ पर 2 बार BO हो जाएगा। और यहाँ पर जो BD है, सॉरी BO कह रही हूँ मैं, तो यहाँ पर जो BD है वो कितना है, 12। तो 12 दूनी 24, यानी 24 सेंटीमीटर हमारा टोटल लंबाई निकल जाएगी जीवा की, यानी CD बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकल गया हमारा जीवा का माप। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है यहाँ पर 23वां सवाल है, उसके अथवा में सवाल दिया हुआ है। हमने पहला किया, ये अथवा वाला सवाल भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो 23वां का जो अथवा वाला सवाल है, आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आकृति ड्रॉ कर रही हूँ, उसकी आकृति बनाने से ना सवाल इजी हो जाता है करने के लिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो केंद्र में O ले लिया है और जो 2 जीवा, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि जो 2 जीवा है हमारा AB और जीवा जो है CD, जो यहाँ पर मैं नेम दे रही हूँ, ये दोनों ही समान है। ये सवाल में हमें बताया हुआ, ये दोनों ही जीवा समान है। अब ये दोनों जीवा तो समान है, पर यहाँ पर देखिए हमें माप दिया हुआ है AOB का। तो हमें माप दिया हुआ है AOB, यानी AOB हमारा बताया हुआ है 80। ये कितना है, ये है 80। तो हमें पूछा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 80। ओके, हमें पूछा हुआ है कि जो COD है वो कितना होगा, है ना। तो ये कितना होगा, देखो पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जो AOB है ना वो COD के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा थियरी भी लिख दे रही हूँ। यहाँ पे देखो जो हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब देखो सर्वांगसम होने का मतलब है कि उसकी भुजाएं समान होगी, कोण भी समान होगा। तो जब AOB बराबर 80 है तो COD बराबर भी 80 हो जाएगा। इसको आप और अच्छा थियरी में करके लिखिएगा, ठीक है। ये तो मैंने बहुत काफी शॉर्ट में कर दिया, आप थियरी मतलब बड़ा लंबा करके लिख दीजिएगा इसको, सवाल को, जितना उसका माप है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर 24वां सवाल, जिसमें हमें शंकु की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है और हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका क्या सूत्र होता है, याद किया है ना आप लोगों ने। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। शंकु के जो आयतन का सूत्र होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, जहां पर हमें 1/3 लेना है। पाई की जब वैल्यू नहीं दी हुई तो 22/7 लेना है। और यहाँ पर r हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, जिसका स्क्वायर लगाना है, यानी 6 2 बार लिखना है और 7 यहाँ पे लिख देना है। चलो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा 2 बार में। इन सबका गुणा करेंगे, यानी 22 × 2 × 6 करने पर, यानी 22 × 2 × 6 यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा। तो गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 264। कितना, 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसके लिए घन लग जाएगा। ओके, तो ये था हमारा 24वां सवाल। तो यहाँ पर आयतन निकल गया, पर यहाँ पे
हमारा अब जो नेक्स्ट सवाल है 25वां सवाल, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो 25वां सवाल जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपने पहले ही देख लिया होगा 25वां सवाल, पेपर में अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं शो कर दे रही हूँ, है ना। तो ये 25वां जो सवाल है उसके अंदर हमें त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जो हमारा कहा हुआ है गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो गोलक का जो आयतन है पहले तो उसका हम सूत्र लगा देंगे। तो गोलक का आयतन का सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, जल्दी से याद करो जब तक मैं लिख रही हूँ। चलो, तो यहाँ पे गोलक का जो आयतन है वो सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई की जगह ले लेना है 22/7, और यहाँ पर जो हमारा आर है वो कितना है 7, तो 3 बार 7 आ जाएगा क्योंकि आर की घात 3 है। यहाँ से एक बार 7 कट हो जाएगा, है ना। इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 400 कितना, 4312/3, और जो ये लगभग इसका मतलब भाग देने पर आपका जो लगभग में आंसर आ जाएगा, यानी एकदम एक्यूरेट नहीं पर लगभग इतना ही सही है, तो 1437.33 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 25वां सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यहाँ पर आंकड़े किसे कहते हैं। देखो, संख्याओं, तथ्यों या प्रेक्षणों के संग्रह को, ठीक है, संग्रह को जिन्हें किसी उद्देश्य से एकत्र किया जाता है वही आंकड़े कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, हम आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़े किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हो गई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब है हमारा जो सवाल सेक्शन सी का 27वां सवाल। सेक्शन सी का जो ये पहला सवाल है, इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर है 1/√2 का हरों का परमेयीकरण। हरों का परमेयीकरण करने आपको पता होगा हम क्या करते हैं, हर का 2 बार गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो उसी तरीके से मैंने √2 का ऊपर और नीचे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। चलिए, √2 का गुणा हम 1 से करेंगे और नीचे √2 का गुणा √2 से करेंगे। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा ऊपर और नीचे √2 का गुणा करने पर देखो एकदम अमेजिंग आंसर आएगा, है ना। बहुत ही ईजी सवाल है ये। √2 बटे में इसकी जो 2 घात लग जाएगी, ये √2 से ये 2 आउट हो जाएगा और बटे में 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 27वां का पहला सवाल। ओके बच्चों, चलिए इसी 27वें के अंदर हमारा दूसरा सवाल है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो दूसरा सवाल है हमारा जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर 1/2 प्लस √3। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। यहाँ पर भी हरों का परमेयीकरण करना है। तो नीचे जो लिखा है प्लस में लिखा है, ऊपर नीचे हम उसको माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 यानी 2 माइनस में √3 और बटे में भी 2 माइनस में √3 कर देंगे। ठीक है, तो अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा करने पर 2 अंडर रूट में 3 ऊपर आ जाएगा और इसका वर्ग लग जाएगा तो 2 की घात 2 और यहाँ पर √3 की घात 2 पर यहाँ पर माइनस में। चलो 2 माइनस में √3 बटे में 2 की घात 4 हो जाएगी और ये अंडर रूट से ये रूट कट जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब 4/3 यानी बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर 1 लिखो ना लिखो बराबर ही होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2 माइनस में अंडर रूट में 3। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 27वें के दूसरे का। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा 27वां का पहला और दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो ये हरों का परिमेयीकरण था, बहुत ही इजी था। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 28वां सवाल है। यहाँ पर क्या है 28वां सवाल, तो यहाँ पर देखो 28वें सवाल के अंदर हमें त्रिभुज PQR बराबर है बताया हुआ है PRQ है। ये हमें सवाल में हिंट देकर रखी है और आकृति यहाँ पर दी हुई है जो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे आकृति है जैसे कि पूरा मैं यहाँ पर एज इट इज उतार दे रही हूँ, आपके पास पेपर है ही, आप उसमें से देख लीजिए। और यहाँ पर P, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हमें हिंट देकर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखो इस सवाल के अंदर हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। तो यहाँ पर ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए बहुत ही आसान सवाल है ना। चलो हिंट पर से ही पहले हम समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर समीकरण के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए कि जो PQR में यहाँ पर जूम कर दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। तो देखो ये ओके सॉरी, यहाँ पर देखो सवाल के अंदर
PQRS और PRT दो समान है, और यहाँ पर हमें जो हिंट देकर रखी है कि कौन PQR बराबर है PRQ, यहाँ पर जो PQR है यानी यहाँ पर कोण Q और कोण जो R है वो भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोण समान है, इसके लिए आमने सामने की भुजाएं समान हो जाएंगी, यानी कि कोण भी समान हो जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पर मैंने आपको दर्शा दिया सवाल के अंदर। अब आगे क्या होगा, आगे देखो, जैसे कि यहाँ पर जो SR को अगर मैं टारगेट करूं, यानी यहाँ पर SR को लूं या SQ को लूं, यहाँ पर देखो दो, ये पूरा 180 का है। देखो SR बराबर, SR में कौन कौन है, तो SR में है PQS या SQP भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ PQS प्लस क्या है PQR, यानी कोण PQR और PQS को हम प्लस करेंगे तो हमारा SR निकल जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा यहाँ पर QT को ले रही हूँ मैं, तो QT भी एक रेखा ही है, पूरी रेखाखंड है ना। यहाँ पर रेखा में क्या है कि ये दो कोणों से बना है, PRQ से और प्लस PRT से, है ना, PRT से। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर PQ, यहाँ पर जो SR है ना, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, ये हो गई कि यहाँ पर जो PQR है, देखो हमें सवाल में PQR बराबर PRQ देकर रखा है, तो SR बराबर क्या हो जाएगा, PQS प्लस PQR की जगह हो जाएगा PR, मतलब PQR की जगह हमको क्या ले लेना है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम ये समीकरण PQR, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 पर से एक की वैल्यू जो यहाँ पर लिखना रह गई है, मैं नीचे यहाँ पर लिख दे रही हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 और 3 पर से क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 को बराबर कर देंगे, यानी SR और QT को हम बराबर कर देंगे। चलो तो बराबर लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा SR बराबर में QT। ओके चलो, तो अब SR हमें कितना देकर हमने समीकरण लिखा है यहाँ पर, समीकरण नंबर 3, तो PQS प्लस PQR। ओके चलो, और QT हमें कितना हमने निकाला है, तो PRQ प्लस PRT। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो PRQ है, देखो यहाँ पर जो आगे लाइन समीकरण 3 मैंने लिखी थी, मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। जो हमारा PRQ है ना, आपको दिख रहा होगा समीकरण में, PRQ किसके बराबर है, PQR के बराबर है ना। जो मेरी उंगली के नीचे यहाँ पर जो PRQ है वो किसके बराबर है, तो PRQ बराबर है PQR के। तो यहाँ पर मैं PRQ की जगह पे लिख दूंगी PQR ना, जो हमको सवाल में देकर रखा हुआ है। PQR बराबर PRQ की जगह क्या लिखूंगी, PRQ की जगह मैं लिख दूंगी PRQ, क्योंकि इसके बराबर है PQR बराबर प्लस PRT। अब यहाँ पर 2 बार PQR ये कट हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर 2 बार PQR है, ये कट हो जाएगा, तो क्या बच गया, तो बच गया कोण हमारा PQS बराबर आ जाएगा कोण PRT। ओके, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। यहाँ पर देखो हमें सवाल में भी यही पूछा हुआ था, सवाल में भी हमें यही सिद्ध करना था, PQS बराबर PRT, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो ये हो गया हमारा 28वां सवाल। नेक्स्ट हमारा जो 29वां सवाल है, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पर मैं हिंट पहले यहाँ पर लिख ले रही हूँ, ये एक प्रमेय है। ओके, जो 29वां सवाल है ना, ये प्रमेय है। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रमेय लिख रही हूँ, आप ध्यान से इसको लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं प्रमेय की यहाँ पर पहले डायग्राम बना देती हूँ, आकृति बना देती हूँ, ताकि उस पे से हम क्या करें, उसका जो पक्ष है, साध्य है और उत्पत्ति लिख सकें। ओके चलो, तो आकृति आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो मैंने आकृति बनाई हुई है, इसको पहले मैं बनाती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो, तो यहाँ पर AD हो गया और CD हो गया, AB और CD जो O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, जिसमें हमें कोणों का माप बताना है। सबसे पहली बात प्रमेय के अंदर हमें लिखना है उसका पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर पक्ष क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूं, आप उसको देखिए। तो यहाँ पर पक्ष ये है कि जो 2 रेखाएं हैं, कौन है 2 रेखा, तो 2 रेखा है AB और CD, ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, है ना। तो यही उसका क्या हो जाएगा, पहले तो पक्ष हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर शब्दों में भी लिख दे रही हूं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने पक्ष लिख दिया है कि बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। ओके बच्चों, चलिए तो ये हमारा पक्ष हो गया। अब देखो पक्ष के बाद में आता है पक्ष हो गया हमारा। अब पक्ष के बाद में होता है साध्य। तो साध्य क्या है हमारा, तो साध्य में हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो मैं लिख दे रही हूँ साध्य। इसका साध्य क्या है, साध्य वो होता है जिसको हमें सिद्ध करना होता है, तो हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, वही हमारा साध्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारा साध्य ये हो जाएगा कि जो शेषाभिमुख है, शेषाभिमुख कोण जो है, कौन कौन से हैं वो यहाँ पर मैं बारी बारी से लिख रही हूँ। तो शेषाभिमुख जो कोण है, कोण AOC, कोण BOD, कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण COD, है ना। कोण क्या है, शेषाभिमुख कोण बराबर है। तो कौन कौन से शेषाभिमुख कोण है जो यहाँ पे बारी बारी से लिख रही, दो ही हमारा शेषाभिमुख कोण है जो समान है, ये बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो AOB बराबर हो जाएगा किसके, COD के, कोण COD के, ये शेषाभिमुख कोण है। दूसरा हमारा शेषाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, AOC बराबर है DOB के। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कौन कौन सा हो जाएगा, AOC बराबर हो जाएगा कोण DOB के। ओके चलो, तो AOC बराबर हो जाएगा DOB। तो ये हमारा, हमें क्या BOD लिखो या DOB भी दोनों समान है। चलो, तो ये हमारा शेषाभिमुख कोण है जिसको हमें बताना है कि वो बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। ओके चलिए, तो अब हमें लिख लेना है उत्पत्ति, जो मैं जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जूम कर दिया ताकि आप उत्पत्ति अच्छे से देख सके। तो यहाँ पर मैं उसकी उत्पत्ति लिखने जा रही हूँ। देखो प्रमेय के अंदर पक्ष, साध्य, उत्पत्ति तीनों लिखना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो उत्पत्ति यहाँ पर क्या है, यही मेन उत्पत्ति है जहां पर हम सवाल को, प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं पूरा थियोरी लिख रही हूँ, आप उसको देखते जाइए। तो आकृति से हमने क्या किया है, देखो जो शेषाभिमुख कोण है, शेषाभिमुख कोण, कोण की जो युग्म है, कौन कौन सा युग्म जो हमने ऊपर लिखा है, वही युग्म जो हमने जोड़ी बनाई है उसको यहाँ पर उतार लेंगे। कौन कौन सा युग्म है, तो AOC है, BOD है ना, AOD है और BOD भी है, यानी COB है ना। तो ये सारे युग्म है, शेषाभिमुख कोण के युग्म है। अब यहाँ पर AOC प्लस AOD बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों शेषाभिमुख कोण को हम क्या करेंगे, बराबर में लिखें, प्लस करेंगे। तो देखो ये पूरा 180 का बन रहा है। ठीक है, AOC प्लस AOD जो है वो 180 का बन रहा है, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म में जो हमारा टोटल है वो 180 का होता है। रेखिक युग्म का मतलब ही 180 हो गया योग का। और जो हमारा दूसरा युग्म था, कौन सा था, AOD प्लस COB या BOD, वो भी कितना है, 180 का बनेगा। तो ये दूसरा समीकरण है, क्योंकि ये भी ये रेखिक युग्म है। देखो मैं आपको आकृति में दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ताकि आप खुद भी लिख सके और आपको पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो मैंने दोनों लिखा है वो दोनों 180 का है ना। तो 180 इसके लिए है क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप उसको आकृति में देख सकते हैं, है ना, खुद भी। तो यहाँ पर आगे जो हमारा 180 यहाँ पर निकल गया है ना, AOD और यहाँ पर DOB और COB सब कुछ। तो यहाँ पर अब आगे देखो क्या होगा, दोनों ही ये जो समीकरण निकले, इन दोनों समीकरण पर से, तो समीकरण 1 और 2 पर से क्या कर जाएगा, जो हमारा परिणाम निकला है, परिणाम लिखो या समीकरण लिखो, समीकरण 1 और 2 पर से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 पर से हमारा जो ये दोनों ये वो समान हो जाएगा, AOC प्लस AOD बराबर हो जाएगा AOD प्लस BOD। ओके चलो, तो यहाँ पे AOD सेम है, तो यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा AOC बराबर हो जाएगा BOD के। तो एक युग्म हमारा सिद्ध हो गया।
ठीक है, जो हमारा एक युग्मता सिद्ध हो गया। अब जब AOC बराबर है BOD के, इसीलिए हमारा जो AOD है वो भी बराबर हो जाएगा COB के। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा? COB के। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं ना। ये यहाँ पर इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं सेम टू सेम। ओके, चलिए, तो ये पूरी मैंने आपको प्रमेय लिखा दी, यहाँ पर लिख दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरा एज इट इज आप उतारेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 32वां। ओके बच्चों, देखो 31वां जो सवाल है वो सवाल इसके अंदर मैंने कवर नहीं किया है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो 32वां सवाल है, यहाँ पर हमें भुजाओं का माप देकर रखा हुआ है, जिसमें A, B और C भुजाएं दी हुई है। माप कितना दिया हुआ है? 480, 240 और 400 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें हेरोन का सूत्र लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर परिमाप निकाल लेंगे। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2, यहाँ पर मैंने वैल्यू भर दी है 480 प्लस 240 और प्लस 400। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 480। अच्छा, यहाँ पर जो 480 मैंने लिख दिया है, एक्चुअली ना यहाँ पर 400 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो S बराबर हमारा निकल गया है 480। अब हेरोन का सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पर। ओके, चलिए, सवाल आप देखते रहिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके लिखने में। हम यहाँ पर संख्या, चलो S और यहाँ पर हेरोन का सूत्र का जो मेरा क्षेत्रफल है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अब यहाँ बारी बारी से सबका जो माप है हमारा हम उसको भर देंगे। इस सवाल को हम ना बहुत तोड़ेंगे, ताकि तोड़ने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल करके लिखना है। सबसे पहले तो मैं वैल्यू भर दे रही हूँ, आपको बड़ी बड़ी संख्या देख के डरना नहीं है कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, क्या किया जाए, है ना। देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 480 नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 320, है ना। देखो, इसलिए मैंने कहा था कि सवाल देखते रहना है। तो 320 यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 320। तो यहाँ पर आप जोड़ करे के भी आंसर लाएंगे तो 480 S बराबर आएगा। ओके बच्चों, डरना नहीं है कि यहाँ पर गलती से लिख दिया है मैंने, तो आंसर आपका 480 ही आएगा S बराबर। चलो, तो S बराबर 480 और ABC यहाँ पर माइनस कर देंगे। ओके, चलिए, तो 480, अब 480 में से 320 जाएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 160। 480 में से 240 जाएगा तो आ जाएगा 260, और यहाँ पर 480 में से 400 जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 80। ओके, चलिए, अब इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब कैसा है? तोड़ने का मतलब ये है कि हम सबको छोटा छोटा कर देंगे, गुणे में लिख देंगे, ताकि हम उसको वर्गमूल के तौर पे बाहर निकालें। जैसे 12 चौक करेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर 160 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 80 दूनी कितना होता है? 160। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगी? 80 गुणे में 40। पर यहाँ पर देखो 80 को और भी तोड़ा जा सकता है। तो पहले हम 80 गुणे में 2 ही लिख रही हूँ, तो 80 गुणे में 2, और यहाँ पे 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, यहाँ पे 260 है, इसके लिए 2 की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए, तो 40 गुणे में 2। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट, इसको हम तोड़ देंगे, तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो 4 गुणे में 3 और 4 यहाँ से उतार लेंगे, और यहाँ पर 80 का जो 2 भाग करेंगे तो 40 गुणे 2 और 2 और 13 को ऐसे उतार लेंगे, 2 को भी ऐसे उतार लेंगे, 40 को भी ऐसे रहने देंगे क्योंकि 40 की पेयर बन जाएगी, एक बार 40 है और गुणे में 2। ओके बच्चों, चलिए, अब यहाँ पर 4 2 बार था, बाहर आ गया, और गुणे में 2 था, वो भी एक बार बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी कोई पेयर है तो 40 की पेयर बन रही है, ये 40 भी बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में 2 की पेयर बन रही है तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। ओके, चलो, अब अंदर क्या बच जाएगा? तो अंदर 13 गुणे में 26 बच जाएगा। ओके, चलिए, 13 गुणे 26 नहीं, 13 गुणे 3 बच जाएगा। चलिए, अब इसका गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 चौक कितना होता है? तो 16 चौक होता है 64, यानी 40 से गुणा करने पर हो जाएगा 640, और अंडर रूट में आ जाएगा 3 3 का। ओके, 13 दूनी 26 रहती है 39। ओके, पर यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर तो आया, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ इसकी वजह से लग रही है। देखो, यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है। जैसे यहाँ पर देखो 480 का 2 जो भाग पिया है ना, यहाँ पर हाँ 12, यहाँ पे 40 होना चाहिए था, तो ठीक है। यहाँ पे 40 का अगर हम 2 भाग पाड़ेंगे तो यहाँ पे 40 का 2 भाग पाड़ने पर ना 4 गुणे में 10 आएगा।
तो 4 गुणे में 10 आने से देखो 4 तो हमने लिख दिया है पर 10 नहीं लिखा है ना, तो 10 एक मिस रह गया था, तो यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं 660 के अंदर। 10 मिस रह गया था तो 660 के अंदर आप 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6400 और अंडर रूट में 39 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए तो ये आज का फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमारा 30वां सवाल है, इसका जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमें कहा हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना। ये बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो हम चतुर्भुज के सभी कोणों का जो ये हमें अनुपात में दिया है, इसमें x करके हमें 360 लिख देंगे हम। तो यहाँ पर जो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर पूरा दिखा दे रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर हम सभी जगह पर x की वैल्यू भर देंगे, तो हमारा कोण A, कोण B और कोण C और कोण D निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले। तो हमें अनुपात में दिया था, यहाँ पर हमें 3:5:9:13, उसको मैंने x में करके रख दिया है, तो 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 हो जाएगा। जब इस सबको हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 30x बराबर 360। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो हमारा 30x बराबर 360 आया, यहाँ पर x रहेगा तो x के साथ 30 गुणे में है, वहां जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 360 बटे में 30 करेंगे तो हमारा x की जो वैल्यू है हमारी कितनी निकल जाएगी, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 12। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ पर चतुर्भुज था ना, इसी के वजह से मैंने 360 लिया है। अगर यहाँ पर त्रिभुज होता तो सभी कोणों का जो माप का योग है ना, वो कितना होता, 180 होता। तो आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जो माप है, यानी भुजाओं का जो माप है, तो यहाँ पर वो कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्भुज है, इसकी वजह से 360 लेंगे। अगर त्रिभुज होता तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता, 180 लेना पड़ता। ओके, तो जब भी कभी आपको अनुपात में देगा ना, तो आपको x लगाकर ही करना है। अगर आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आया? तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैंने x ले लिया है। अब देखो बारी बारी से सभी में x की वैल्यू हम लिख देंगे। तो a बराबर है 3x और b बराबर 5x, c बराबर 9x और d बराबर 13x। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 12 भर दी है। तो a बराबर आ जाएगा 36, b बराबर 60, c बराबर 108 और d बराबर आ जाएगा हमारा 156। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 30वां यहाँ पर पूरा हुआ बच्चों। तो यहाँ पर हमने सभी कोणों का जो माप है वो हमने निकाल लिया। देखो मैंने आपको जो स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है ना, टेक्स्ट करके आप इसी को लिखिएगा, क्योंकि अंदर वो वाला जो हम मेरे लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर जो 33वें नंबर का सवाल है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले तो देखो शंकु का हमें क्या देकर रखा हुआ है। तो शंकु का हमें देकर रखा हुआ है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर शंकु का जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हमें देकर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L हमें यानी तिर्यक लंबाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर। तो अब इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर L हमें दिया हुआ है और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा सूत्र है वो हो जाएगा πr_L बराबर कितना हो जाएगा 308। यहाँ पर सबकी हम कीमत भर देंगे तो पाई 22/7, R हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर L हमें देकर रखा हुआ है 14। ओके, तो चलिए यहाँ पर R 14, यहाँ पे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 308 बटे में चला जाएगा 22 और 2, तो 22 और 2 यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पे थे गुणे में तो यहाँ पर आ जाएंगे बटे में, गुणा करने पर आ जाएगा 44। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको 308 बटे में 44 करने पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा। पर देखो
हमें कहा हुआ है कि इसका शंकु का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो पाई आर एल यानी उसका जो वक्रीय क्षेत्रफल है प्लस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर एल कितना निकला है? तो आया है दिया हुआ सवाल में 308, ठीक है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7। ओके, आर की वैल्यू हमें 3.8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर नहीं आएगा। अगर हम 308/44 करेंगे तो इसका सब काट कर फाइनल जो हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो r बराबर हमें कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 2 बार 7 लिख देना है। चलो 7 से 7 क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाएगा। और यहाँ पर 22 का गुणा 7 से करेंगे यानी 308 प्लस 22 गुणे में 7 करेंगे। चलो तो 308 22 गुणे में 7 करने पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 154 यानी 154। तो यहाँ पर 154 प्लस 308 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है 33वें क्वेश्चन का। ओके, चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा सवाल नंबर यानी 35 जो 34वां सवाल है, वो 34वें सवाल के अंदर देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा 34वां सवाल। देखो इसके अंदर क्या है, मैंने जूम कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पर हमें शंकु का क्या बोलकर रखा है? तो शंकु के आयतन जो आधार का हमें परिमाप कितना देकर रखा हुआ है? आधार का परिमाप तो वो देकर रखा हुआ है हमें 44 सेंटीमीटर, जहाँ पर ऊंचाई हमारी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो ये परिमाप हो गया, ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर 2 पाई आर यानी इसका परिमाप बराबर कितना है? 44। 2 पाई आर बराबर 44, यहाँ पर 2 और पाई की जगह हो जाएगा 22/7। आर हमें कितना है? नहीं पता। आर हमें यहाँ पर निकालना है सवाल के अंदर। चलिए तो आर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणे में चला जाएगा 7 और बटे में चला जाएगा 22 गुणे में 2। चलो तो यहाँ पर इसको कट करेंगे। देखो 22 गुणे में 22 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से 2 आउट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r हमारा कितना निकल गया? r हमारा निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अभी सवाल यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हमें क्या सवाल में कहा हुआ है? तो इसके बाद हमें सवाल में पूछा हुआ है उसका आयतन। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, चलिए तो 1/3 और पाई की जगह लिख देंगे 22/7 और r की वैल्यू हमने निकाल ली है 7 गुणे 7 और h हमारा है 9। 7 से 7 आउट हो जाएगा, 3 से 3 आउट हो जाएगा 9 और यहाँ पर 22 गुणे में आ जाएगा 7 गुणे में आ जाएगा 7 या 21 है ना। इसका गुणा करने पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा 34वां क्वेश्चन भी यहाँ पर पूरा हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 35वां सवाल। ओके, तो यहाँ पर देखो 34वां जो हमारा सवाल है, 34वां सवाल ही है यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, एक अथवा में पहला हमने सवाल देख लिया, 34वां का ही हम दूसरा सवाल यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है हमारा अथवा का, जिसमें हमें गोलक का क्या देकर रखा हुआ है? तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर रखा हुआ है। कितना दिया हुआ है गोलक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो वो है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा, 22/7 पाई की जगह आ जाएगा। आर की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे और 154, तो यहाँ पर आर स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो 154 बटे में था 7 तो गुणे में चला जाएगा और आर के साथ जो भी गुणे में था वहाँ पर बटे में चला जाएगा, तो 4 गुणे में 22 आ जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर 22 से इसको 11 से काटेंगे तो 14, नीचे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर और कट सकता है, हाँ काट सकते हैं हम, 2 को 7 से काट सकते हैं, यहाँ पर 2 2 सत्ते
14, चलो तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 और बटे में 2 2 यानी 4। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 बटे में 2 आएगा और भाग देने पर हमारा r बराबर आ जाएगा 7 को 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा तो 3.5 आंसर आ जाएगा, यानी r आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हमारा r निकल गया, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें गोलक का आयतन निकालना है। तो आयतन का जो सूत्र है गोलक का, वो उसका सूत्र क्या है, चलिए तो उसका सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे 4 बटे में 3 और पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे में 7 गुणे में r कितना दिया हुआ है हमने निकाल लिया है 3.5, उसका वर्ग चढ़ा देंगे। पूरा इसको टोटल आप सॉल्व करोगे तो यानी 539/3 आएगा, जो लगभग इसका भाग देने पर हमारा आंसर आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। ओके, चलो तो यहाँ पर हो गया हमारा 34वां सवाल। अब सवाल है हमारा सेक्शन डी का। आ गए हम सेक्शन डी पर, जिसका 35वां सवाल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो इसका सूत्र है, क्या है a + b + c का क्या स्क्वायर। इसका ही फॉर्मूला है यहाँ पर a² + b² + c² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2ab + 2bc और प्लस आ जाएगा 2ca। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने सूत्र लिखा है, इसी सूत्र के बेस पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, इसको मान लेना है कि ए बी सी है। कैसे होगा यहाँ पर, चलो तो अब लिख लेते हैं ए बी सी का मान। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर a² बराबर 4x² नहीं, यहाँ पर देखो 2 का जो वर्ग करेंगे तब जाकर 4 आएगा, तो 2x की हम बाहर 2 घात चढ़ा देंगे। और y यहाँ पर मैंने माइनस में लिया है। उसका कारण ये है ना कि जो आगे हमारा सॉल्व करने पर माइनस में आना चाहिए, इसी की वजह से देखो मैंने क्यों लिया है। यहाँ पर z का हम यहाँ पर वर्ग चढ़ा देंगे, पहले तो इनका वर्ग चढ़ा देंगे। अब माइनस देखो यहाँ पर सवाल में माइनस यहाँ पे लिखा है -2x, अब ये देखो -y मैंने यहाँ पर किया हुआ है, क्यों, ताकि जो हमारा देखो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है माइनस का 4xy, इसी की वजह से मैंने यहाँ पर माइनस में y लिखा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर जो नेक्स्ट है 2yz, यहाँ पर मैं सब जगह से bc का वैल्यू लिख रही हूँ। यहाँ पे b कितना था y और c कितना है z, यहाँ पे 2x और यहाँ पर c की वैल्यू z निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, मैंने abc ही लिखा हुआ है यहाँ पर एज इट इज। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो आया है वही आ जाएगा। चलिए फाइनल इसका आंसर कंबाइन करके लिख देना है इसको। तो 2x माइनस में y प्लस में z, उसका सबका होल पावर चल जाएगा, क्या चल जाएगी 2। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x - y + z का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो इसी सूत्र के अनुसार मैंने किया हुआ है, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब 35वें ही सवाल का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहला हमने सॉल्व किया 35वें सवाल का सेक्शन डी का ही दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 64 m³ -343 n³। ये भी एक फॉर्मूले से है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आप समझ सके किस फॉर्मूले के बेस पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है a³ - b³, इसी के हिसाब से सवाल किया जाएगा। क्या है इसका फॉर्मूला, तो a - b a² - ab और प्लस b²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसका आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर देखो 64 यानी किसका ये घन है, तो ये 4 का घन है। ठीक है, ये घन मूल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ग नहीं है कि 64 का वर्ग हम लिख देंगे यहाँ पर 8, ये 4 आएगा यहाँ पर। ओके, चलो 343 का घन मूल 17 निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये आगे a की जगह, ये आगे b की जगह, जहाँ जहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है जैसे वैसे यहाँ पर उतार देंगे ab की जगह पर। तो a - b था तो 4m - 7n आ जाएगा, a² था 4m² आ जाएगा, ab था 4m 7n आ जाएगा और b² यानी 7n² आ जाएगा। चलिए तो 4m - 7n और यहाँ पर इसका वर्ग हम चढ़ा देंगे तो 4 का वर्ग 16m² प्लस 7 चौक 28 mn, 7 चौक 28 mn हो जाएगा, प्लस 7 का जो वर्ग है वो हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 49n²। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 35वें सवाल का दूसरे वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही हूँ। ओके, चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है सेक्शन डी का ही जो 36वां सवाल है। ठीक है, चलिए तो 36वें सवाल के अंदर देखो मैंने आकृति यहाँ पर पहले से बना दी है ताकि आप समझ सके। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या है, AD जो है ना वो लंब है BC के ऊपर।
AD किस पर लंब है, BC के ऊपर, और यहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर है। सवाल में दिया था, देखो मैंने 2 डॉट लाइन कर दी ताकि आप समझ सको ये दोनों समान है। अब ये दोनों समान है, ये बात तो ठीक है। ओके, चलिए पहले यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ADB या ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। उसका रीजन ये है, दोनों समान त्रिभुज है, उसका कारण है कि दोनों की भुजाएं जो है समान है और एक कॉमन भुजा है AD, है ना। तो यहाँ पर जो AD है, यहाँ पर D जो है यहाँ पर 90 का कोण बनाएगी। देखो यहाँ पर मैं पहले लिख दूं कि जो कोण ABD है वो बराबर है किसके, ADC के। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 90 का कोण यहाँ दोनों में बन रहा है, यहाँ पर बीच में देखो 90 का कोण बन रहा है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो यहाँ पर ये दोनों भी कोण जो है हमारा समान है, इसकी वजह से ये दोनों सर्वांगसम है ना, दोनों ही भुजाएं क्या है, समान है ना। अब ये दोनों समान तो हो गई, ABD बराबर ADC बराबर 90 भी है, तो यहाँ पर जो कोण B है वो कोण D के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कोण B और कोण C क्या हो जाएंगे, दोनों ही समान हो जाएंगे, इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, जिसकी वजह से समान हो जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सॉल्यूशन किया, पूरा आपको थियरी और बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि जितना मार्क्स है उस हिसाब से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से हमें उसको कवर करना है। ओके, चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर ही मैं लिख दे रही हूँ 37वां सवाल। तो देखो 37वें सवाल के अंदर क्या है, तो 37वां सवाल आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। इस 37वें सवाल के अंदर हमें जो यहाँ पर त्रिभुज है, पहले मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर त्रिभुज को। यहाँ पर देखो हमें सवाल में कहा हुआ है कि जो समबाहु त्रिभुज है ना, उसके सभी कोणों का माप जो होता है ना वो 60 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, हमें पता है। अब ये तो समबाहु उसके नाम से पता चल रहा है कि भुजाएं समान होगी। अब आगे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे माना कि यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि हमारा जो कोण A है ना वो हमारा x है, तो यहाँ पे जो कोण B है, कोण C है, वो भी x हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि उसके जो कोण है वो समान है ना, भुजाएं समान है यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा x, है ना, मान लिया हमने। तो अब यहाँ पर जो AB है, BC है, AC है, तो समान है, इसी वजह से तो कोण ABC भी समान है, इसके लिए हमने मान लिया कि वो तीनों ही x हो जाएगा, क्योंकि हमने एक को x माना था यहाँ पर। तो अब चलिए यहाँ पर त्रिभुज के अंदर, चूंकि त्रिभुज के अंदर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, उसका योग जो है 180 होता है, इसीलिए यहाँ पर x, b की जगह भी x और c की जगह भी x, क्योंकि हमने माना 180 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी निकल जाएगी हमारी यहाँ पर, तो इसको भाग देने पर आ जाएगा 60। ओके बच्चों, तो चलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पर ना जो x आया है ना 60, ये कोण A तो 60 है ही, कोण A बराबर x था, तो कोण A तो हमारा x बराबर 60 है ही, यानी कोण A तो 60 आ ही जाएगा, पर कोण B और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप भी 60 होता है। समझ में आया, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। उसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी भुजाएं समान हो जाएगी और सभी कोण भी कितना आ जाएगा, 60। ओके, तो ये था हमारा समबाहु त्रिभुज। बच्चों बारी है सेक्शन डी के और इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की। सवाल नंबर जो हमारा है 39 वाला। तो ये इसमें आलेख बनाना है जिस पर से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मुझे लगता है कि आई होप आपको ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है पेपर 2025 का, मैं उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ या अलग से एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ पेपर नंबर जो 2024 है वही सॉल्व करवाया है। इसका जो पार्ट 2 है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर में पेपर जो सॉल्यूशन है 2025 का वो सॉल्व करवाने वाली हूँ बच्चों। तो ऐसे ही देखते रहिए। और वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों ये कि आप एक काम हमेशा भूल जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर सके, ताकि आगे आने वाली आपकी जो एग्जाम है आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सके। ओके बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।